ड्रैकुला और नागवंशियों का वो काफिला लगभग नवरत्नगढ़ पहुंचने ही वाला था। उन्हें चलते चलते अब करीब 3 दिन हो चुके थे। घने जंगल, नदियों और हरी भरी पहाड़ियों को पार करते हुए वो उस जगह पहुंचने वाले थे जहां उनका सामना बलौर नाम के उस नाग से होने वाला था जिसे आज हर कोई बुलाता था कालदूत। रात अपने आखिरी पायदान पर थी। अचानक ड्रैकुला ने अपना घोड़ा रोक दिया। क्या हुआ काउंट, तुम रुक क्यों गए? ड्रैकुला के रुकते ही सारा काफिला अपनी जगह पर थम गया। ड्रैकुला ने राजा नागनाथ की किसी बात का जवाब नहीं दिया। उसे वहां किसी के होने का एहसास हो रहा था। उसको ऐसा करते देख अनीता तुरंत समझ गई कि माजरा क्या है। खतरा, व्लैड को खतरे की महक आ रही है। अचानक वहां बिल्कुल सन्नाटा हो चुका था। रोते भेड़िए और चीखते लंगूरों की आवाजें शांत हो चुकी थी। सुनाई दे रही थी तो सिर्फ हवा के बहने की धुन। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। वो इसीलिए क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है। हम नागों को रात में दिखाई देता है लड़की, शांत रहो। उन चारों के अलावा उनके साथ 20 नाग सैनिक भी थे जो घेरा बनाकर चारों तरफ देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था सिवाय उसके जिसे 400 सालों से रात में देखने का एक्सपीरियंस था। एक तीर उड़ता हुआ राजा नागनाथ की तरफ लहराया, लेकिन अचानक ड्रैकुला बिजली की गति से हिला। वो तीर अगले ही पल उसकी मुट्ठी में था और यही उससे गलती हो गई। Bloody snakes! वो तीर नहीं, एक सांप था, जहरीला करैत सांप। उसने ड्रैकुला के हाथ में काटा। जहर उसको मार नहीं सकता था, लेकिन उसको सुन जरूर कर सकता था। ड्रैकुला ने उस सांप को जमीन पर पटक कर उसे अपने बूट की हील से कुचल दिया, लेकिन अगले ही पल मानो वहां तीरों की बारिश शुरू हो गई। इन तीरों से बचना, ये सर्प तीर है। अगर इन्होंने हमें काट लिया तो बहुत दर्द होगा। अपनी ढाल से इनको रोको और कुचल दो। सेनापति, तुम मिस अनीता को बचाओ। उनके लिए जहर घातक हो सकता है। मैं काउंट को देखता हूँ। अगले ही पल नाग सैनिक उन सर्प तीरों से बचते हुए उनका सर कुचल रहे थे। सेनापति पदम सिंह ने अनीता को ढक लिया था। वो एक भी सर्प तीर को उसके पास नहीं पहुंचने दे रहा था। राजा नागनाथ ने ड्रैकुला की तरफ देखा। जहर ने ड्रैकुला पर असर करना शुरू कर दिया था। वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में दर्द नहीं था, उसकी आवाज में गुस्सा था। तुम ठीक हो ना काउंट? ये करैत सांप का जहर है, नाग के बाद सबसे जहरीला सांप। ये नागों की तरह इच्छाधारी नहीं होते, लेकिन एक हाथी को भी मिनटों में मार सकता है। नर्वस सिस्टम को सुन्न कर देता है। तुम अगले ही पल राजा नागनाथ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ड्रैकुला अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। उड़ते हुए वो तीर ड्रैकुला के शरीर से चिपकते ही करैत सांपों में बदल रहे थे। वो उसे डस रहे थे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में दरिंदगी दिखाई दे रही थी। अगले ही पल आसमान चित्कार करने लगा। ड्रैकुला के वफादार चमगादड़ उन उड़ते सर्प तीरों पर टूट पड़े। वो चमगादड़ एक भी तीर को अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। दुश्मन का हर वार बेकार हो रहा था और शायद अपना वार बेकार होते देख दुश्मन ने हमला रोकना ही ठीक समझा। जैसे ही तीर आने बंद हुए, ड्रैकुला ने अपने हाथों से इशारा किया और सारे चमगादड़ गायब हो गए। ये देखकर राजा नागनाथ और उसके साथियों की सांस में सांस लौट आई। सब सुरक्षित है ना? कोई घायल तो नहीं हुआ? सेनापति पदम सिंह, मिस अनीता ठीक है ना? हाँ महाराज, अनीता जी सुरक्षित है और हमारे सारे सैनिक भी सुरक्षित है। लेकिन ये हमला किया किसने था? किसी के भी पास सेनापति पदम सिंह के सवालों का जवाब नहीं था। तभी एक गूंजती हुई आवाज ने उसके सवाल का जवाब दिया। नवरत्नगढ़ में तुम सबका स्वागत है। उम्मीद है कि स्वागत में की गई ये छोटी सी आतिशबाजी अच्छी लगी होगी, क्यों पदम सिंह? उस आवाज को सुनकर राजा नागनाथ के चेहरे पर नफरत साफ दिखाई देने लगी।
बलौर? हाँ, मैं बलौर, लेकिन अब मैं इस नाम से नहीं जाना जाता हूं। हजारों साल तक पूरी दुनिया घूमने के बाद अब वो पुराना नाम अच्छा नहीं लगता है मुझे। अब मेरा नाम कालदूत है, क्योंकि मैं हूं काल का दूत, तुम सबके काल का दूत। बलौर की वो बातें उस अमर दरिंदे के कानों में चुभ रही थी, वो जो उसी का अंत करने यहां आया था। तू चाहे अपने को कालदूत बुला या कुछ और, मैं यहां तेरी मौत का फरिश्ता बन के आया हूं। अगर दम है तो सामने आ, मेरे पास ऐसी धमकियों के लिए टाइम नहीं है। ये किसको साथ लाए हो नागवंशियों? एक मिनट। क्या तुम वही हो? हाँ, वही तो हो। काले कपड़े, काली हैट और आवाज से टपकती दरिंदगी, हर शब्द में भरा गुस्सा, नफरत, बिल्कुल अपने बिल्कुल अपने बाप की तरह। तुमसे बहुत छोटी सी मुलाकात हुई थी रोमानिया में, तब पता नहीं था तुम्हारे बारे में, लेकिन सुना है बहुत नाम कमा लिया है तुमने तब से। बोला ना, इन सब का टाइम नहीं है मेरे पास, सामने आ। बिल्कुल व्लाद, बिल्कुल आमना सामना करूंगा तुमसे। पर वो क्या है ना कि अभी सवेरा होने वाला है और मुझे दिन में सोना बहुत पसंद है। रात को मुलाकात होगी व्लाद, अगर रात तक तुम सब जिंदा बच पाए। मेरे प्रस्तर सर्प तुम्हें सूरज निकलने से पहले कुचल देंगे। खत्म कर दो इन सबको। बलौर के आदेश देते ही वहां जमीन कांपने लगी। ये हो क्या रहा है? प्रस्तर सर्प, ये किस बला का नाम है महाराज? इससे पहले कि राजा नागनाथ कोई जवाब देता, जमीन फट गई। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सामने 20-20 फीट लंबे 1 दर्जन नाग खड़े थे। उनके फन अटैक मुद्रा में फैले हुए थे और उनका शरीर मांस का नहीं बल्कि चट्टानों से बना हुआ लग रहा था। ये किस तरह के नाग हैं? आज से पहले तो कभी इनके बारे में ना पढ़ा ना सुना। सब के सब हैरान थे, सिवाय उसके जिसका क्रोध हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ता ही जा रहा था। बस बहुत हुआ, सबको पता है कि मैं मर नहीं सकता। अब देखता हूं इन पत्थर के नागों को। ड्रैकुला उन प्रस्तर सर्प से लड़ने के लिए तैयार था और उसे इनका खात्मा सूरज निकलने से पहले ही करना था, क्योंकि सूरज की रोशनी में उसकी शक्तियां काम नहीं करती। लेकिन धरती पर चल रहे उस घटनाक्रम से दूर एक ऐसी जगह भी थी जहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। वो जगह थी नर्क की एक रियासत द्वात, क्योंकि नर्क के किसी भी हिस्से में कभी दिन नहीं होता है और द्वात के पहरेदार अनुबिस इस बात को अच्छे से जानता था। द्वात के रक्षक अनुबिस को खबर मिल चुकी थी कि इब्लिस और लूसीफर की सेनाएं उसकी तरफ बढ़ रही है और इसलिए वो अपने फौज को जगा रहा था। रफ मारबे द्वात यहताजक इमायत द्वाजन दारमा अलर्तफा अलर्तफा अलर्तफा। एनुबिस के मंत्र पढ़ते ही जमीन कांपने लगी और लाखों कुत्तों की शक्ल और इंसानी जिस्म वाले सैनिक वहां की मिट्टी से पैदा हो गए। उनके शरीर अनुबिस की ही तरह चमकते हुए काले रंग के थे। सबके हाथों में लंबे लंबे भाले थे
तैयार हो जाओ मेरे योद्धाओं। दुआत की रेत को उनकी लहू से लाल करना है जो ये सोचते हैं कि वो हमें हरा सकते हैं। तैयार रहो, दुश्मन आता ही होगा। नर्क युद्ध एक बार फिर शुरू होने वाला था। एनुबिस पूरी तरह तैयार था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अनुबिस, कैसे हो मित्र? यामा, ये तुम हो? हाँ अनुबिस, ये मैं ही हूँ, यमराज। कहो यामा, क्या कहने आए हो? इब्लिस और ल्यूसिफर की सेना तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। पता है मुझे, मैं तैयार हूँ, मेरी सेना तैयार है। इसे तुम सेना कहते हो? इब्लिस और लूसीफर दोनों की सेना तुमसे बहुत ज्यादा है। जानता हूँ, और तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तुम नरक के नियम जानते हो अनुबिस? महादेव ने पिछले नरक युद्ध के बाद ये नियम बनाए थे। मैं तुम्हारी मदद तब तक नहीं कर सकता हूँ जब तक तुम खुद मदद न मांगो। यमराज की वो बात सुनते ही एनुबिस जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है? अनुबिस आज तक अकेले ही लड़ा है और आज भी अकेला ही लड़ेगा। बेवकूफी वाली बातें मत करो अनुबिस। दुश्मन बहुत ताकतवर है, तुम उन दोनों से लड़ नहीं पाओगे। वो दोनों कौन सा साथ में आ रहे हैं? क्या पता दोनों आपस में ही लड़ पड़े। दोनों ही मेरे नालायक और गद्दार भाई वेबात को आजाद करवाने आ रहे हैं, लेकिन अपने अपने मतलब के लिए। तुम मेरी चिंता मत करो यामा, अनुबिस लड़ना भूला नहीं है। बात को समझो अनुबिस, तुम्हारे मदद मांगने भर की देर है और मेरी नरक की फौज तुम्हारे साथ लड़ने चुटकियों में यहाँ आ जाएगी। यमराज की आवाज में एक दर्द था। शायद उन्हें पता था कि एनुबिस क्या जवाब देने वाला है और वो उस जवाब को सुनना नहीं चाहते थे। तुम्हें मेरी चिंता की उसके लिए शुक्रिया दोस्त, लेकिन अनुबिस की खुददारी को ये मंजूर नहीं कि वो किसी के आगे हाथ जोड़े। बात को समझो, तुम्हारी जान जा सकती है अनुबिस। चली भी जाएगी तो क्या होगा? वैसे भी एक देवता की असली शक्ति उसके भक्तों की भक्ति होती है। काल बदल गया, सभ्यता खत्म हो गई, मंदिर खंडर हो गए। अब बिना भक्त के इस अस्तित्व का क्या ही मतलब बचा है दोस्त। जाओ, जाकर अपनी तैयारी करो। अगर आज अनुबिस शहीद हो गया तो शायद इनकी सेना तुम्हारी तरफ ही आएगी। तभी एनुबिस को दूर उड़ती हुई रेत दिखाई दी। दुश्मन आ गया है यामा, जीत गया तो दोबारा बात होगी, वरना अलविदा यामा मेरे दोस्त। यमराज की आवाज उसके बाद वहां सुनाई नहीं दी। सुनाई दे रहा था तो सिर्फ एक भयावह शोर, शैतानों की फौज के आने का शोर, नर्क युद्ध के आरंभ होने का शोर।